रामनगरी में धार्मिक आध्यात्मिक वैभव ही नहीं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी जुड़ती जा रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल तक तमाम आधुनिक सुविधाएं रामनगरी में उपलब्ध हैं। फिलहाल अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां अंतिम चरण पर है। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि 6 अप्रैल से रामलला के सूर्य तिलक की स्थायी व्यवस्था की जा रही है। खबर है कि 6 तारीख से रामलला का रोज सूर्य तिलक होगा। राम मंदिर के विस्तार का काम भी तकरीबन पूरा होने वाला है। ट्रस्ट के मुताबिक निर्माण का 90% काम पूरा हो चुका है और अयोध्या में अब राम दरबार सजने वाला है। दिलचस्प ये भी है कि आस्था भक्ति के साथ ही अयोध्या में क्रिकेट का रोमांच भी देखने को मिलेगा। राम मंदिर से 12 किलोमीटर दूर डाभा सेमर में आधुनिक स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका 80% काम पूरा हो चुका है। देखिए, रामोत्सव के लिए अयोध्या सज रही है, संवर रही है। रामनवमी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस दौरान कई विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। यूं तो रामनवमी का उत्सव 6 अप्रैल को है, लेकिन अयोध्या में अभी से रामनवमी की रौनक दिखाई दे रही है और भक्तों और संतों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। रामनवमी का उत्सव तो यहाँ का प्रमुख उत्सव है और खूब जोरदार तैयारी हो रही है। और भगवान राम के लिए कहा गया है कि जिस दिन राम जन्म सुध गावें, तीर्थ सकल तहाँ चल आवें। अयोध्या वासियों के साथ साथ सभी तीर्थ सभी धाम यहाँ बेस बदल कर राम नवमी के दिन अयोध्या में आकर भगवान राम लला के जन्मोत्सव का दर्शन करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। और बहुत अच्छी तैयारी और बहुत भव्य दिव्य और नव्य तरीके से रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। ये द्वितीय रामनवमी भगवान का भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में मनाया जाएगा। संपूर्ण अयोध्या वासियों के अंदर उत्साह है, आनंद है, संतों के अंदर उत्साह है। व्यापक तैयारियां की जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। यज्ञ अनुष्ठान, भागवत कथा, राम कथा से पूरा अयोध्या ओतप्रोत है। संपूर्ण श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह, आनंद है, उमंग है। भगवान बाल रूप में यही अयोध्या में खेले हैं और उस रामनवमी के दिन हम लोग भय प्रकट कृपाला दीन दयाला का स्तुति करते हैं और 12 बजे भगवान का जन्म होता है। अयोध्या में रामनवमी के भव्य उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान कई भव्य कार्यक्रम और अनुष्ठान होंगे। 29 मार्च से 6 अप्रैल तक अयोध्या में राम कथा का आयोजन होगा। साथ ही 6 अप्रैल को भव्य राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी के दिन रामलला का विशेष श्रृंगार और आरती होगी। इस बार ट्रस्ट सूर्य तिलक की स्थायी व्यवस्था करने में जुटा है। राम मंदिर से राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा, यानी अब घर बैठे रामलला के दर्शन का पुण्य कमा सकते हैं। हालांकि अयोध्या में रामनवमी उत्सव का अभी से श्री गणेश हो गया है और रामोत्सव के तमाम रंग हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पिछले साल 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन भी रामलला का पहला सूर्य अभिषेक किया गया था और इस बार भी इस प्रथा को रामनवमी से शुरू करके आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चलेगी। यानी अयोध्या में रामनवमी 6 अप्रैल से रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। पिछले साल की इन भव्य तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी तो क्या नजारा होगा, कितना भव्य वो दृश्य होगा। दरअसल राम सूर्यवंशी हैं और सूर्य उनके पूर्वज हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम का जब जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने उनका अभिषेक किया था। यही वजह है कि अब रामनवमी से राम मंदिर में उसी क्षण हर रोज वो पल दोहराया जाएगा। आस्था और विज्ञान के इस अद्भुत मिलन का ये पल देखने लायक होगा। अयोध्या में रामनवमी यानी कि 6 अप्रैल से रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि इसकी प्लानिंग 20 साल के लिए की जा रही है। पिछले साल रामनवमी 17 अप्रैल के दिन रामलला का पहला सूर्य तिलक किया गया था। सूर्य तिलक कैसे हुआ, इसे आपको चलिए विस्तार से समझाते हैं। सूर्य तिलक के लिए IIT रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है, जिसके जरिए रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा।
तो इस प्रक्रिया में लेंस से बने एक पूरे सिस्टम को तैयार किया गया है जो रामलला के गर्भगृह में सूर्य की रोशनी को पहुंचाएगा। रामलला के गर्भगृह तक सूर्य की रोशनी को पहुंचाने के लिए तीसरी मंजिल में एक पाइप के जरिए सिस्टम तैयार किया गया है। यानी कि रामलला तक लेंस और पाइप के जरिए सूर्य की किरणें पहुंचेंगी और सूर्य अभिषेक किया जाएगा। सूर्य की किरणों को रामलला तक पहुंचाने के लिए पाइप में करीब 2 शीशे और 3 लेंस की मदद ली गई है। तो इसकी शुरुआत रामनवमी पर होगी, जब राम जन्म के दिन श्री राम का अभिषेक सूर्य किरणों से किया जाएगा। जाहिर है रामलला सूर्य अभिषेक के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के कुल देवता सूर्यदेव ही हैं। वही देखिए, अच्छी खबर ये है कि राम मंदिर के विस्तार का काम अब आखिरी चरण में है। फ्लोरिंग और फिनिशिंग का काम लगातार चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार मंदिर विस्तार का 90% काम पूरा हो चुका है और राम दरबार को सजाने संवारने की तैयारी भी जारी है। यानी कि राम भक्तों के लिए अब अयोध्या का आकर्षण और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। श्री राम जन्मभूमि यानी अयोध्या नगरी एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान को आकर सुकून मिलता है। रामलला के दर्शन से भक्तों की संतुष्टि उनको मिलती है। अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लिहाजा सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में भक्तों के लिए हाईटेक अस्पताल बनाया गया है जहां भक्तों के फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है। कहते हैं श्री राम के दर्शन मात्र से जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि रामनगरी अयोध्या में रोजाना लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। देश के कोने कोने से रामलला की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु दौड़े चले आते हैं। प्रभु राम की ये पावन धरा भी अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाने के लिए तत्पर रहती है। यहाँ ऐसी ही एक पहल है श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित इस अस्पताल में सुविधाएं ऐसी जो प्राइवेट अस्पताल को टक्कर दें। सफाई ऐसी कि देखकर जी खुश हो जाए। ये तस्वीरें अयोध्या के श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल की हैं, जो देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित ये अस्पताल अपने में एक अनोखी पहल है। लगभग 13 जनवरी 2024 से ये सारी मुहिम स्टार्ट की थी दर्शनार्थियों के लिए, यहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो भी उनके लिए फ्री सेवा देने का। तो वो लगभग अब तक हम लोगों ने आज की डेट तक हमारा आंकड़ा 9,40,000 के आसपास तक पहुँच गया है। इस अस्पताल की स्थापना श्री सत्य साई के नाम से की गई है। ये अस्पताल श्रद्धालुओं को न सिर्फ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है बल्कि उन्हें आत्मीय और स्नेही सेवा भी प्रदान करता है। इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहाँ पर कैश काउंटर नहीं है। जो भी पेशेंट्स का एडमिशन होता है उनके जो भी बेसिक जांचें होती हैं, हीमोग्लोबिन, शुगर की जांच, ईसीजी, ये सारी जांच हम यहाँ पे निःशुल्क करते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। जो भी इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, वो चाहे एंटीबायोटिक हो या सलाइन हो या कोई भी फ्लूइड मैनेजमेंट हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसके लिए पेशेंट से या उनके रिलेटिव से किसी भी 1 रुपए का भी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं लिया जाता। यहाँ न सिर्फ मरीजों का पूरा ख्याल रखा जाता है बल्कि अस्पताल में उन्हें हर वो आधुनिक सुविधा दी जाती है जिससे उनकी बीमारी दूर की जा सके। ये अस्पताल श्रद्धालुओं के लिए एक आशा की किरण है जो उन्हें स्वास्थ्य और सुखी जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये अस्पताल अपने मरीजों की सेवा के लिए हमेशा तैयार है और सदैव कोशिश में है कि श्रद्धालुओं की सेहत और स्वास्थ्य को दुरुस्त रखा जा सके। मयंक शुक्ला, अयोध्या, न्यूज़ टुडे। राम मंदिर से 12 किलोमीटर दूर डाभा सेमर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है और इस स्टेडियम का 80% तक काम भी पूरा हो चुका है। इस स्टेडियम में न केवल क्रिकेट बल्कि हॉकी और वॉलीबॉल जैसे अन्य खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। 2 महीने में ये स्टेडियम खेल विभाग को सौंप दिए जाएंगे और इसके बाद यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्टेडियम वगैरह रहता है तो इससे जो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आएंगे तो उनसे मिलने की, उनकी स्किल देखने की, हर चीज़, तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है इससे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने से यहाँ के लोगों का, अगल बगल जो हमारे जनपद है वहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। मुझको अच्छा फील हो रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। अयोध्या में लोगों को कुछ सीखने मिलेगा, क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ पे खेलने हम लोग का सौभाग्य है।
और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड का। बाबा नीम करोली के कैची धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए नई पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही शटल सेवा भी शुरू की गई है। इससे न सिर्फ यहां आने वाले श्रद्धालुओं की पार्किंग की समस्या हल हो सकेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी ट्रैफिक जैम से राहत मिलेगी। कैची धाम, जहां आकर पूरी होती है हर मुराद। भर जाती है खाली झोली, बन जाते हैं सारे बिगड़े काम। तभी तो सालों भर यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। बाबा नीम करौली का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से लोग कैची धाम आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए यहाँ पहली बार पार्किंग व्यवस्था और शटल सेवा शुरू की जा रही है। नैनीताल के भवाली स्थित कैची धाम में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, घंटों जाम से जूझना पड़ता है। ऐसे में अब कैची धाम की ओर आने वाले रास्तों को ध्यान में रखकर धाम के बाहरी इलाके में पार्किंग एरिया बना दिया गया है, जहां लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके वहां से शटल सेवा के जरिए कैची धाम पहुंच पाएंगे। हल्द्वानी से भीमताल के रास्ते कैची धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंडस्ट्रियल एरिया भीमताल में पार्किंग व्यवस्था की गई है, जहां अपनी गाड़ियों को पार्क करके श्रद्धालु शटल सेवा से कैची दर्शन के लिए जा सकेंगे। वहीं हल्द्वानी से जोलीकोट भवाली मार्ग के लिए भवाली सैनिटोरियम के पास कैची बाईपास में गाड़ी पार्क होगी। श्रद्धालु यहां से शटल सेवा ले सकते हैं। कैची धाम के लिए ये शटल व्यवस्था सामान्य दिनों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। वहीं वीकेंड या त्योहारी सीजन में शटल सेवा सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाएगी, जो रात 8 बजे तक चलेगी। वीकेंड या त्योहारी सीजन में भारी वाहनों का प्रवेश भी सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेगा। ऐसे में नैनीताल पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो यातायात की इस नई व्यवस्था के हिसाब से ही अपनी यात्रा प्लान करें, ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, गुड न्यूज टुडे। वहीं कश्मीर में गर्मियों के पर्यटन सीजन की शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत हुई है ट्यूलिप गार्डन के खुलने के साथ। जी हां, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से सैलानियों के लिए खुल रहा है, जिसे देखने के लिए हर साल दूर दूर से लाखों लोग पहुंचते हैं। इस बार श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 74 किस्मों के करीब 20 लाख ट्यूलिप खिले हुए हैं। सैलानियों के लिए जम्मू कश्मीर में खुल रहा है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जहां दिखेंगे एक ट्यूलिप के हजारों रंग। देश विदेश से पहुंचेंगे सैलानी। ट्यूलिप के फूल दुनिया में सबसे हिस्सास यानी सेंसिटिव फूल माने जाते हैं। जहां ये किसी खास वातावरण में उगते हैं, वहीं पर इनकी समय सीमा जो खिलने की होती है वो मात्र 1 से 2 हफ्ते तक रहती है। लेकिन जब ये खिलते हैं तो एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। देश में कश्मीर मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर कुदरती तौर ट्यूलिप उगाए जाते हैं और पहले अप्रैल के शुरू में ये फूल खिलते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है मार्च के दरमियान में ही यानी मार्च के अंत में ये फूल खिली जाते हैं। यही कारण है कि अब बुधवार से श्रीनगर का प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में रंग बिरंगे ट्यूलिप मुस्कुरा रहे हैं, मानो सैलानियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। वहीं इस बार व्यवस्था भी खास है। सैलानियों के लिए गार्डन में इस बार ट्यूलिप के कुछ और रंग, कुछ और किस्में जोड़ी गई हैं, ताकि हर बार की तरह इस बार भी श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन लोगों का दिल गार्डन गार्डन कर सके। यहाँ आकर लोगों को नएपन का एहसास हो, लिहाजा इस बार यहाँ 70 से ज्यादा रंगों और किस्मों के करीब 20 लाख ट्यूलिप के फूल देखने को मिलेंगे, जो यहाँ आने वाले सैलानियों को फूलों की वादियों में होने का एहसास कराएंगे। ट्यूलिप गार्डन हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते में या अप्रैल में खुलता है और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और यहाँ की अट्रैक्शन ही ट्यूलिप है। मुख्तलिफ अक़साम के हम ट्यूलिप ग्रो करते हैं यहाँ पे लोगों को के लिए कि वो आए यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हों। लास्ट ईयर जो था
वो जो ट्यूलिप हमने ग्रो किए थे उनका वैरायटीज़ का नंबर 73 था। आज हमने ऐड किया हुआ है इस दफ़ा एक और वैरायटी ऐड की हुई है, और हम वक्तन फ़वक्तन हर साल एक दो वैरायटीज़ ऐड करते हैं ताकि लोगों को थोड़ा डिफरेंस नज़र आए। करीब महीने भर चलने वाले इस ट्यूलिप फेस्टिवल में दुनिया भर से लाखों लोग श्रीनगर पहुंचते हैं और एक तरह से यहाँ सीजन के पर्यटन की शुरुआत भी कर देते हैं। पिछली बार 4.5 लाख से ज्यादा लोग ट्यूलिप की खूबसूरती निहारने पहुंचे थे। इस बार 5 लाख से ज्यादा सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। जैसे यहाँ पे टूरिज्म जो यूजुअली स्टार्ट होता था समर टूरिज्म के लिए, हमारे पास जो फेमस मुगल गार्डन्स हैं या अदर गार्डन्स एंड पार्क्स जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ गार्डन्स एंड पार्क्स देखता है, तो यहाँ पे मई से स्टार्ट होता था, लेकिन टूलिप गार्डन की वजह से अब जो पर्यटक है वो मार्च से आना स्टार्ट हुए हैं। तो सक्सेसफुली इसने जो टूरिज्म कैलेंडर है वो प्रीपोन किया है। लास्ट ईयर हमने विटनेस किए ऑलमोस्ट 4.65 लाख विजिटर्स एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो विजिटर फुटफॉल था। इन अ वेरी शॉर्ट विंडो होती है इसकी, 25 से 30 दिन चलता है ये जो टूलिप। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जो पिछला वाला रिकॉर्ड हो वो सरपास हो, सब्सटेंशियल इंक्रीज हो विजिटर फुटफॉल में। तो अगर आप भी इस वीकेंड कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो श्रीनगर का रुख कर सकते हैं और यहाँ अलग अलग रंगों के ट्यूलिप की खूबसूरती को निहार कर आंखों को सुकून पहुँचा सकते हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के कासिमाबाद इलाके में ग्रामीणों ने मंगई नदी के ऊपर करोड़ों रुपए की लागत का पुल खुद बनाने का बीड़ा उठा लिया। गांव में जन सहयोग से 1 करोड़ की लागत से 108 फीट लंबा पुल बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि ग्रामीणों ने ये राशि जो है वो चंदे से एकत्रित की है। वो पुल बनाने के लिए श्रमदान भी कर रहे हैं। यूपी के गाजीपुर के क्यामपुर छावनी गांव में नदी पार करना इतना आसान नहीं है। बस यही बांस का एक पुल है और इसी पुल से जान हथेली पर रखकर आना जाना है। यहाँ के लोगों ने कई बार सरकार से मंगई नदी पर पुल के लिए गुहार लगाई, अफसरों के दफ्तर में अर्जी लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन गाँव वालों ने हिम्मत नहीं हारी और तय कर लिया कि वो खुद नदी पर अपने खर्चे से पक्का पुल बनाएंगे। गांव वालों के पैसे से यहां पक्के पुल की पहल गांव के रिटायर्ड आर्मी जवान रविंद्र यादव ने की। सारे गांव ने चंदा इकट्ठा किया। 25 फरवरी 2024 को पुल का खुद ही शिलान्यास कर दिया। इस ब्रिज का नाम गांव वालों ने अपना पुल रखा ताकि गांव वालों के पैसे से बने इस पुल को गांव में आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। आज ये पुल आधा बनकर तैयार है और ये पुल गाँव वालों के स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है। गाजीपुर के इस गाँव के लिए ये पुल कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बन जाने से जिला मुख्यालय से गांव की दूरी 10 से 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। गांव वालों का कहना है कि पास में ही जम्मू कश्मीर के मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का गांव भी पड़ता है और पुल बन जाने से उस गांव को भी फायदा होगा। फिलहाल इस पुल का काम सेना के इंजीनियरिंग कोर से रिटायर्ड रविंद्र यादव की देखरेख में चल रहा है और अब ये पुल तेजी से आकार ले रहा है। उस आदमी को त्याग मानूंगा जो मिलिट्री से रिटायर होकर और 10 लाख देने का काम किया और उस पुल का नींव को शेखर जी को बुलाकर शिलान्यास भी किया, रविंद्र यादव। और उसके बाद ये जनता में संदेश गया, ये बढ़िया काम इस क्षेत्र का हो रहा है और इस पुल के बन जाने से कम गाजीपुर जाने के लिए माने गाजीपुर में तमाम सुविधा है क्षेत्र के लिए 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। जो पहले 47 से अब तक जो जनता जाती थी वो 40 किलोमीटर तय करके गाजीपुर पहुंचती थी। आज इस पुल बन जाने के कारण सबसे बच्चों को जो सुविधा मिलेगी पढ़ने के लिए, गाजीपुर हॉस्पिटल जाने के लिए, गाजीपुर मुख्यालय जाने के लिए 40 किलोमीटर और समय का जो बचत होगा वो बहुत अपने आप में एक उपलब्धि होगा। गाजीपुर में मंगई नदी पर गांव वालों के चंदे से बन रहा यह पुल 108 फीट लंबा है। इस पुल को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरा गांव जुटा है। कोई इस पुल के लिए सरिया दे रहा है तो कुछ लोग इसके लिए गिट्टी जुटा रहे हैं। लेकिन खबरों के आने के बाद इस पुल को लेकर इलाके में पॉलिटिक्स भी हो रही है। चूँकि आगे ये पुल पब्लिक के इस्तेमाल में आना है, लिहाजा इसकी जाँच करने की बात भी चल रही है।
उनका कहना है कि इस पुल की उनको आवश्यकता थी और ये स्वीकृत नहीं हो पाया। तो चूंकि ये एक पुल का मामला है और पुल जो है काफ़ी भारी वाहन भी उसमें चलेंगे और ये पब्लिक सेफ्टी से संबंधित है, तो इसके संबंध में जांच कराई जाएगी कि क्या वो पुल जो बन रहा है, निर्माणाधीन है अभी तो उस पुल की क्या स्ट्रेंथ है और क्या ये PWD के विभागीय नियमों के तहत बनाया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता क्या है, ताकि किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई पब्लिक सेफ्टी को लेकर के कोई बात ना हो, इसको हम लोग चेक कराएं। गाजीपुर का ये पुल गांव वालों की हिम्मत की मिसाल बन गया है। 2024 से अब तक ये पुल आधा बनकर तैयार है। गांव वालों को यकीन है कि उनकी मेहनत और एकजुटता से एक न एक दिन ये पुल सीना तान कर खड़ा हो जाएगा और उनकी दुश्वारियां कम हो जाएंगी। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।